तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। एक नई सीरीज के साथ हाजिर हूँ। मैंने इस सीरीज को ब्रदर वू का नाम दिया है। इस सीरीज के मेन पॉइंट्स होंगे कल्टीवेशन, मार्शल आर्ट्स और साथ में काफी सारा एक्शन होगा। और ये मॉडर्न सीरीज है, इसमें कल्टीवेशन को दिखाया गया है। तो क्या इस सीरीज की रेटिंग काफी ज्यादा अच्छी है, तो किसी दूसरे चैनल ने भी होपफुली इसको एक्सप्लेन किया होगा। तो अगर आपने पहले इसको देखा हुआ है तो आप लोग दूसरे चैनल में मेरी दूसरी सीरीज जाकर देख सकते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा हुआ तो आप लोग इस सीरीज को एंजॉय करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत में ब्रदर वू को दिखाते हैं। वो अपने बिस्तर के ऊपर पड़ा होता है। वो अपने बिस्तर के ऊपर से उठता है और उसके चेहरे पर पट्टियां भी लगी होती है, क्योंकि वो बहुत सारी मार खाने के बाद जख्मी होकर अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ है। कर बैटमैन कहता है ये हो क्या रहा है, क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ। जैसे कि बाकी की सीरीज में होता है टिपिकली रीइंकार्नेशन, वैसे ही यहाँ पर भी रीइंकार्नेशन हुई है। जैसे उठकर बैठता है तो वो अपने इर्द गिर्द देखता है। वो कहता है ये क्या, मैं तो अपनी अपार्टमेंट में हूँ। अपार्टमेंट तो मेरा यूनिवर्सिटी डॉर्म रूम है, यानी कि यूनिवर्सिटी में जो पढ़ता है वहाँ पर उसे एक कमरा अलॉट किया गया है। ब्रदर वो कहता है ये क्या, मैं तो मरा नहीं, मैं तो दोबारा से रीबॉर्न हो गया हूँ। इसका मतलब यहाँ पर मेरी रीइंकार्नेशन हुई है। तो वो अपनी बॉडी की तरफ देखता है तो उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारी चोटें लगी होती है। वो कहता है मेरी बॉडी के ऊपर इतनी चोटें क्यों लगी हुई है। अपना हाथ उठाता है और अपनी बॉडी के अंदर महसूस करता है। वो कहता है मेरे पास तो कोई भी कल्टीवेशन की पावर नहीं है, जीरो पावर है। ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने पूरे 30,000 साल तक कल्टीवेशन की पावर को हासिल किया और गॉड लेवल पर पहुंचने वाला था। यहाँ पर वो मैं अपनी पिछली लाइफ के बारे में बताता है कि वो कैसे मरा है। वो कहता है तुम सभी लोग बहुत ज्यादा कमीने हो। जब मैं अपने एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचने वाला था 30,000 साल की कल्टीवेशन के बाद सुप्रीम स्वॉर्ड वेनरेबल राम में पहुंच चुका था और बहुत ही जल्दी गॉड किंग लेवल पर पहुंचने वाला था। जुन जुइडिंग के बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने मिलकर मेरे पर एक साथ अटैक किया। उन सभी लोगों ने मिलकर अटैक किया जिसकी वजह से मैं उन सभी को रोक नहीं पाया। सारे लोगों के साथ फाइट करने के बाद मेरी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई। वहाँ पर जो स्पेस थी उसके अंदर भी क्रैक्स पड़ने स्टार्ट हो गए। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स की इतनी सारी कल्टीवेशन एनर्जी को रिलीज करने की वजह से स्पेस के अंदर क्रैक्स पड़े। स्पेस भी सबका बाहर नहीं उठा पाई और मुझे उठाकर यहाँ पर फेंक दिया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों ने मुझे वहाँ पर मार दिया और मैं यहाँ पर रीइंकार्नेट हो गया हूँ। इस वक्त मैं वक्त में 30,000 साल पीछे आ चुका हूँ, अपने उस वक्त में जब मैं यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हुआ करता था। ये तो उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि मैं दोबारा से रीबॉर्न हो गया हूँ। बस इंतजार करो जब मैं यून जुइडिंग में वापस जाता हूँ और उसके बाद मैं उन सभी को अपने पाँव के नीचे रखूंगा, सभी से बदला लूंगा और सभी को मार डालूंगा। ब्रदर वो अभी वहीं पर बैठा अपनी बैकलैश मेमोरीज के बारे में सोच रहा था। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ बाहर से अंदर आती है। वो उसे देखकर कहती है तो वो तुम फाइनली उठ ही गए। तो इस लड़की का नाम ली मैंग है। वो उसे देखते पहचान जाता है और कहता है ये तो ली मैंग है। फिर साथ ही वो कहता है अब मुझे याद आ रहा है कि मेरी बॉडी की हालत इतनी बुरी क्यों है और मुझे बॉडी के ऊपर इतनी चोटें क्यों लगी हुई हैं। तो इस लड़की के दूसरे दोस्त ने अपने गुंडों के साथ मुझे पीटा था। ली मैंग अपने पास उसकी जो चीजें होती है वो उसे वापस करने के लिए आई होती है। वो उसके सामने फेंकते हुए कहती है कि हम दोनों का ताल्लुक पहले से टूट चुका है, तो फिर मुझे तुम्हारी चीजें नहीं चाहिए, तुम इन्हें वापस रख सकती हो। तो ब्रदर वो कहता है मुझे याद आ रहा है। वो उसे फ्लैशबैक दिखाई देते हैं। वो कहता है पता चला कि मेरी बॉडी की हालत इतनी बुरी क्यों है, क्योंकि मैं इससे पूछने के लिए गया था कि इसने मेरे साथ ब्रेकअप क्यों किया है। लेकिन जब मैं इससे पूछने के लिए गया था तो उसने वहाँ पर कुछ गुंडों को यूज किया और गुंडों ने मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटा। वहाँ पर एक लड़का था जिसका नाम हीटियान हाउ था। मैंने उसको भी ऑफेंड किया, उससे मैंने बहुत ज्यादा मार खाई और उसने मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदा किया। हीटियान हाउ को मेरे बारे में अच्छी तरह से पता है। उसे पता है कि मेरे फादर बहुत ही गरीब हैं और वो उसके डैड की कंपनी में काम करते हैं। उसे पता चल गया कि मेरे डैड वहाँ पर काम करते हैं। उसने मेरे डैड को उसकी जॉब से निकलवा दिया और उसके बाद से मेरी लाइफ बहुत ज्यादा बुरी चल रही है। तो ब्रदर वो अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है ली मिंग अब मुझे बताओ क्या कुछ रह तो नहीं गया, तो तुम्हें कुछ और कहना है या फिर कुछ और बाकी देना है। वो उसे कहती है अपनी तरफ देखो तो सही, तुमने टियान हाउ के साथ पंगा ही क्यों लिया। तुम अपनी बॉडी की तरफ देखते नहीं कि तुम्हारी बॉडी कितनी ज्यादा वीक है। इतनी कमजोर बॉडी के साथ तुम टियान हाउ से पंगा क्यों ले रहे हो। अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है। टियान हाउ तुम्हारे डैड से चाहता है कि तुम और तुम्हारे डैड उसके सामने घुटने टेक कर माफी मांगे। वो तुम्हारे डैड की जॉब भी वापस से लगा देगा और तुम्हारे डैड दोबारा से काम करना स्टार्ट कर देंगे, कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे डैड वहाँ पर कंपनी में टॉयलेट्स को साफ करने का काम करते हैं और तुम्हारे डैड की सैलरी के ऊपर ही तुम्हारा घर चलता है। तो अब जल्दी से मान भी जाओ, अब एक टॉयलेट साफ करने वाले का बेटा किसी के सामने घुटने टेकर माफी भी नहीं मांग सकता क्या। ब्रदर वो उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। ब्रदर वो उठकर खड़ा हो जाता है और सोच रहा होता है लगता है कि मैं कभी इस लड़की को वाकई में पसंद किया करता था, ये कभी मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, क्योंकि मुझे अभी भी वो सारी फीलिंग्स अच्छी तरह से याद हैं। तो ब्रदर वो ली मैंग से कहता है जाकर अपने टियान हाउ को बता देना कि मर्द किसी के सामने अपने घुटने नहीं टेकते और ना ही मैं और मेरे फादर तुम्हारे उस टियान हाउ के सामने अपने घुटने टेकर माफी मांगेंगे। मैंग उसे कहती है तुम अभी भी यहाँ पर टफ बनने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम लास्ट टाइम वाली बार भूल चुके हो। ब्रदर वो उसे कहता है जाकर अपने टियान हाउ को इस बारे में बता देना कि जब भी उसका मूड हो मुझसे फाइट करने का तो मेरे पास चला आए, मैं उससे फाइट जरूर करूंगा। ली मैंग उसे कहती है मैं तो यहाँ पर बस तुम्हें वार्निंग देने के लिए आई थी अपनी पास्ट फीलिंग्स को देखते हुए, क्योंकि हम दोनों में कोई ना कोई ताल्लुक तो था। लगता है कि तुम्हें यहाँ पर हीरो बनने का शौक है, ठीक है मरो फिर। और दरवाजा बंद करके वहाँ से चली जाती है। वो कहता है लगता है कि पहले मुझे अपनी इंजरीज को हील करना होगा।
होगा क्योंकि लास्ट टाइम की मार्क इंजरीज मेरी बॉडी के ऊपर अभी भी हैं। के बाद मुझे अपनी कल्टीवेशन को रिकवर करना होगा, उसी के बाद मैं उनसे मिलने के लिए जा सकता हूँ क्योंकि फिलहाल तो मेरी बॉडी बहुत ज्यादा वीक है। वहीं पर अपने बिस्तर पर बैठ जाता है और कहता है ये तो अच्छी बात है कि 30,000 की कल्टीवेशन वाली लाइफ से सारी कल्टीवेशन टेक्निक्स मेरे पास हैं, वो मुझे याद हैं। तो वो कहता है तो फिलहाल के लिए सबसे ज्यादा अच्छी टेक्निक तो मेरे लिए यही रहेगी 9 हेल्स की रिफाइनमेंट आर्ट। इसकी मदद से मैं की रिफाइनमेंट स्टेज को आसानी से हासिल कर पाऊंगा। ब्रदर वो वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन को स्टार्ट करता है। वो कहता है अपनी उस नई टेक्निक की मदद से मैं बहुत ही जल्दी की रिफाइनमेंट स्टेज पर पहुंच जाऊंगा, जो कि रिफाइनमेंट की सबसे पहली स्टेज है। ब्रदर वो कहता है जब हम लोग कल्टीवेट करते हैं तो हमारी इंजरीज बहुत ही तेजी के साथ हील होती हैं। जब वो कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है तो उसकी बॉडी के अंदर से की पावर निकलती है और इसी के साथ ही उसके सर के ऊपर एक तलवार निकलती है। तो जो की पावर है वो स्वर्ड टाइप की पावर है। ब्रदर वो इसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि ये उसकी अपनी तलवार है। वो कहता है ये तो मेरी स्टार स्वर्ड है। ब्रदर वो कहता है लेकिन ये वाली स्टार स्वर्ड ये की रिफाइनमेंट स्टेज के ऊपर तो मेरे पास नहीं होनी चाहिए थी। लगता है कि पास मेमोरीज से ये वाली स्वर्ड अभी तक मेरे पास है या फिर मेरी कल्टीवेशन बेस बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर किसी दूसरे कल्टीवेटर ने इसको देख लिया तो मेरे लिए काफी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो ब्रदर वो अपनी तलवार को अपने हाथ में पकड़ता है और उससे कहता है स्टार स्वर्ड मुझे तो लगा था जब उन लोगों ने मेरे पर अटैक किया तो उन लोगों ने तुम्हें भी मुझसे छीन लिया होगा, लेकिन तुम तो अभी तक मेरे साथ हो और इस दुनिया में मेरे पास वापस आ गई हो। लेकिन जैसे वो अपनी तलवार को अपने हाथ में लेकर खड़ा होता है उसी वक्त उसकी तलवार टूट जाती है और उसके हाथ में सिर्फ उसका हैंडल ही रह जाता है। ब्रदर वो कहता है मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा कि मैंने वहाँ पर तुम्हें यूज करते हुए बहुत ही जबरदस्त फाइट की थी। तुम्हें भी तो बहुत ज्यादा इंजरीज हुई होंगी, इसी वजह से तुम टूट गई और अब सिर्फ तुम्हारा हैंडल ही बचा है। तो अपनी तलवार के टूटने के बाद उसके टूटे हुए टुकड़ों को भी अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी कल्टीवेशन लेवल फर्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है की रिफाइनमेंट स्टेज पर। ब्रदर वो कहता है अब जबकि मेरी इंजरीज काफी हद तक हील हो चुकी है तो मुझे यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को चेक करना चाहिए। उठ कर खड़ा होता है और सामने वाली दीवार की तरफ पंच करते हुए एक स्ट्राइक लगाता है और कहता है चलो देखते हैं कि मेरे पास कल्टीवेशन की पावर आई है या नहीं। की को रिलीज करता है तो दीवार के ऊपर एक स्क्रैच पड़ जाता है। ब्रदर वो कहता है यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ को घुमाया है, ये ऑर्डिनरी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक थी लेकिन फिर भी इसके अंदर काफी सारी की पावर थी। फिर साथ ही ब्रदर वो कहता है टियान हाउ को लगता है कि मैं और मेरे डैड उसके सामने अपने घुटने टेकर उससे माफी मांगेंगे। मैं तो बस इंतजार कर रहा हूँ कि कोई मुझसे माफी मंगवा कर दिखाए। नेक्स्ट सीन गार्डन का दिखाया जाता है। वो अपने रूम से बाहर निकलता है और एक पेड़ की डाली के ऊपर जाकर बैठ जाता है। वो वहीं पर बैठकर भी कल्टीवेट कर रहा होता है ताकि वो नेचर की प्योर की पावर को बॉडी में एब्जॉर्ब करके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सके। फिलहाल के लिए तो इसके लिए ज्यादा जरूरी यही है कि वो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाता जाए। वो वहीं पर बैठे बैठे अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा रहा होता है, उसे वहाँ से काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी मिलती है। ब्रदर वो कहता है हालांकि अर्थ के ऊपर जो की पावर है ये काफी ज्यादा कम है लेकिन फिर भी की रिफाइनमेंट स्टेज तक पहुंचने के लिए इतनी ज्यादा पावर काफी रहेगी। इतनी एनर्जी के साथ मैं फर्स्ट लेवल को अचीव कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पर की डेंसिटी बहुत ज्यादा कम है, वजह से मुझे नहीं लगता कि मैं सेकंड स्टेज को भी अचीव कर पाऊंगा। वहीं पर पेड़ के ऊपर ही बैठा होता है कि उसी वक्त उसे सामने से आवाज आती है। उसका एक मोटू दोस्त होता है, उसके सामने 3 गुंडे खड़े होते हैं। वो उनसे कहता है ब्रदर वो यहाँ पर नहीं है, सभी को गार्डन में लेकर आया होता है। वो उनसे कहता है ब्रदर वो को अक्सर इस गार्डन में आना बहुत ज्यादा पसंद है, इसी वजह से मैं तुम लोगों को यहाँ पर गार्डन में लेकर आया हूँ, लेकिन वो तो यहाँ पर भी नहीं है। तो तुम लोग उससे मिलने के लिए कल यहाँ पर आ जाना, अब तक तो मैं ब्रदर वू को तुम्हारे लिए ढूंढ ही लूंगा। तो वो गुंडे आगे से काफी गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं मोटू लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे साथ सिर्फ मजाक कर रहे हो, तुम्हें जानबूझकर यहाँ पर गार्डन में लेकर है जबकि ब्रदर वू यहाँ पर है ही नहीं। मोटू के साथ एक छोटा कुत्ता भी होता है जिसका नाम हस्की होता है, वो उनके ऊपर भौंक रहा होता है। तो ये डॉग हमारे ब्रदर वू का है। तुम्हारा वूफू भी पेड़ की डाली के ऊपर से उन लोगों की तरफ देख रहा होता है। वो कहता है ये मोटू तो मेरा दोस्त है, यूनिवर्सिटी के डॉर्म रूम में ये मेरे साथ ही रहता है, इसका नाम वैंग मैंग है। ये सिर्फ मेरा रूममेट नहीं बल्कि मेरा इकलौता दोस्त है, इस पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ यही एक मेरा दोस्त है। तो मोटू उन गुंडों से कहता है मेरे ब्रदर वू को भी पिछली चोटें ठीक नहीं हुई, तुम लोगों ने इसे बहुत ही बुरी तरह से पीटा था, इसलिए प्लीज मैं तुमसे माफी की भीख मांगता हूँ कि मेरे ब्रदर वू को इस बार माफ कर दो। मेन गुंडा उस मोटू से कहता है तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि टियान हाउ उस वक्त इतने गुस्से में नहीं था, वरना वो तुम्हारे ब्रदर वू की टांगे तोड़ देता। अरे ब्रदर वू को क्या जरूरत पड़ी थी सिस्टर इन लॉ के सामने, यानी कि हमारी भाभी के सामने इतना ज्यादा टफ एक्टिंग करने की। तुम्हें यहाँ पर माफी मांगने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमारा टियान हाउ ब्रदर वू को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तो उनमें से एक गुंडा आगे बढ़ता है और मोटू को एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे वो मोटू नीचे गिर जाता है। मोटू के नीचे गिरने के बाद हस्की उनकी तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है, साथ ही उनके ऊपर भौंक रहा होता है। तो मेन गुंडा अपना बैट उठाता है और कहता है लगता है कि तुम्हें भी मार खानी है। जैसे बैट के साथ उस डॉगी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, मोटू उसको कवर कर लेता है और कहता है प्लीज इसके साथ ऐसा मत करो, ये तो बस बेचारा एक बैट है। मोटू उन लोगों से कहता है तुमने लास्ट टाइम हमारे ब्रदर वू को बहुत ही बुरी तरह से
पीटा था वो अभी भी बिस्तर के ऊपर आराम कर रहा है। अगर तुमने इस बार और उसे पीटा तो वो नहीं बच पाएगा, वो मर जाएगा। गुंडा उसे कहता है तो इसका मतलब तुम्हें पहले से पता था कि वो अपने रूम में है, फिर भी तुम हमें यहाँ पर इस गार्डन में लेकर आए, इसका मतलब यह कि तुम भी हमसे मार खाना चाहते हो। वो अपने साथियों से कहता है चलो जल्दी से आगे बढ़ो और इस मोटे से बैंगन का भरता बना दो। तो एक गुंडा जल्दी से जंप करते हुए उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो जैसे से पंच मारता है तो उसका पंच वहीं पर रुक जाता है क्योंकि हमारा ब्रदर वो वहाँ पर एंटर हुआ आता है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और साथ ही उसके हाथ को मोड़ते हुए उसकी हड्डियां तोड़ रहा होता है, जिससे वो लड़का चिल्लाना शुरू कर देता है। के साथ ही ब्रदर वो उसके चेहरे पर एक जबरदस्त किक मारता है जिससे उसके मुंह से ब्लड निकलता है और वो उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है। फिर साथ ही ब्रदर वो उनको यहाँ पर वार्निंग देता है और कहता है सभी लोग यहाँ से दफा हो जाओ इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। यहाँ पर हम लोग अपनी फर्स्ट एपिसोड का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।